बी ऑनर्स पार्ट 1, बी ऑनर्स प्रथम वर्ष, राजनीति विज्ञान, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों। हमारा 4th पेपर है चतुर्थ प्रश्न पत्र लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने प्रशासन क्या ये देख लिया था, लोक प्रशासन का अर्थ देख लिया था, लोक प्रशासन की परिभाषाएं देख ली थी, प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर भी देख लिया था। हमारा जो विषय था वो विषय चल रहा था लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। परंतु लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने से पहले इसमें कुछ दृष्टिकोण है, उनको समझना आवश्यक है। हमने 2 प्रकार के दृष्टिकोण कर भी लिए थे। इसमें 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो यदि नहीं समझे गए तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझा नहीं जा सकता। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए इन दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। ये कौन कौन से हैं मैं संक्षेप में आपको बता दूं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, चौथा है पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण, पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण, पांचवा है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, छठा मनोसामाजिक दृष्टिकोण, मनोसामाजिक दृष्टिकोण, और सातवां है लोक व निजी दृष्टिकोण, लोक व निजी प्रशासन दृष्टिकोण। ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जिनको समझना आवश्यक है। इंग्लिश में एक बार बता दूं, संकुचित दृष्टिकोण मतलब लिमिटेड या नैरो कंसेप्ट, संकुचित दृष्टिकोण नैरो कंसेप्ट, व्यापक दृष्टिकोण ब्रॉडर कंसेप्ट, व्यापक दृष्टिकोण ब्रॉडर कंसेप्ट, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण तो पोस्ट कॉर्प भी होगा, 7 अंग्रेजी के शब्द लेके बनाया था उसने, पोस्ट कॉर्प कंसेप्ट। फिर आता है कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। फिर लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, कंसेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, कंसेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। फिर आता है मनोसामाजिक दृष्टिकोण, साइकोसोशल कंसेप्ट। उसके बाद आता है लोक व निजी प्रशासन दृष्टिकोण, लोक पब्लिक, निजी प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट कंसेप्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट। तो ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो हमारे सामने आए थे, जिसमें से हमने पहले 2 दृष्टिकोण कर लिए थे। पहला था संकुचित दृष्टिकोण। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं आपको, संकुचित दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं। संकुचित दृष्टिकोण के विद्वान हैं लूथर गुल्लिक और हर्बर्ट साइमन। इन्होंने माना था कि लोक प्रशासन का संबंध केवल और केवल कार्यपालिका से, मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। परंतु इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका के कार्यों से है। लोक नीतियों को क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका का है। तो लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के से संबंधित कार्यों तक ही सीमित है। सरकार के 2 अंगों का इसमें किसी प्रकार से भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सरकार के 2 अंग को केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। फिर आया व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक थे वो थे फेलिक्स निग्रो, एल.डी. वाइट, F.M. मार्क्स। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के 3 अंगों से है। लोक प्रशासन का संबंध व्यवस्थापिका से भी है, कार्यपालिका से भी है और न्यायपालिका से भी है। लोक प्रशासन इन 3 अंगों के कार्यों को संपन्न करता है। तो लोक प्रशासन का संबंध सरकार के 3 अंगों से है। ये सरकार के 3 अंगों के कार्यों को पूरा करता है। अब आता है तीसरा दृष्टिकोण जो आज हम शुरू करेंगे। तीसरा दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लूथर गुल्लिक द्वारा दिया गया दृष्टिकोण है। एक लाइन का क्वेश्चन,
पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लूथर गुल्लिक द्वारा दिया गया दृष्टिकोण है। पोस्ट कॉर्प अंग्रेजी भाषा के 7 शब्द से मिलकर बना है। 7 लेटर्स P O S D CO एक वर्ड है, R B अंग्रेजी के 7 शब्द से लेकर बना है पोस्ट कॉर्प। हर शब्द का अपना एक महत्व है। हर शब्द का, अभी अपन करेंगे, हर शब्द का अपना एक महत्व है। लूथर गुल्लिक द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण, लूथर गुल्लिक ने जो ये दृष्टिकोण दिया, कौन सा, पोस्ट कॉर्प, लूथर गुल्लिक द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में मुख्यतः प्रबंधकीय कार्यों को सम्मिलित करता है। ये जो दृष्टिकोण है ये क्या करता है, मुख्यतः प्रबंधकीय कार्यों को सम्मिलित करता है। केवल मैनेजरियल वर्क्स, ओनली मैनेजरियल वर्क्स, केवल प्रबंधकीय कार्यों को सम्मिलित करता है। अंग्रेजी के 7 शब्द लेकर यह शब्द बनाया गया है लूथर गुल्लिक द्वारा। 7 शब्द लेकर यह शब्द बनाया गया है। 7 शब्द मैंने आपको बताते। पहला शब्द P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, नियोजन करना, प्लानिंग नियोजन करना। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना या संगठन बनाना, संगठित होना। O ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। तीसरा वर्ड है S फॉर स्टाफिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना, स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना। D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना, डायरेक्टिंग, निर्देश देना। CO एक वर्ड है, कोऑर्डिनेटिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय स्थापित करना। फिर है R, छठा वर्ड R फॉर रिपोर्टिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन तैयार करना या प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना या प्रतिवेदन देना, R फॉर रिपोर्टिंग। और लास्ट आता है B फॉर बजटिंग, B फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। तो ये 7 शब्द से जो प्रोफेसर लूथर गुल्लिक ने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में दिए हैं। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण 7 अंग्रेजी के शब्दों को लेकर बना है। अब हम एक एक शब्द देखेंगे। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, नियोजन करना। पहला है P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, नियोजन करना। प्रत्येक संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक संगठन जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए समय अनुकूल प्रयास करता है, समय समय पर प्रयास करता है। इन प्रयासों में भावी योजनाएं और कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। ये जो प्रयास करता है इसमें आगे आने वाली योजनाएं, भावी योजनाएं और कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। प्रशासन का यह दायित्व है कि वह समस्त प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु योजनाएं तैयार करे। जो उसके पास संसाधन है उसका प्रयोग करने के लिए योजनाएं बनाए, योजनाएं निर्मित करे, योजनाएं तैयार करे। इन योजनाओं के निर्माण, रूपरेखा और कार्यनीति निर्धारण को ही नियोजन कहा जाता है। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। नियोजन किसे कहा जाता है? नियोजन किसे कहा जाता है? जो योजनाएं प्रशासन द्वारा बनाई जाती हैं, इन योजनाओं का निर्माण, रूपरेखा तथा कार्यनीति के निर्धारण को ही नियोजन कहा जाता है। कार्य निर्धारण को ही नियोजन कहा जाता है। ये था P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, प्लानिंग करना, नियोजन करना या योजनाएं बनाना। आगे आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के निर्माण, रूपरेखा और कार्यनीति के निर्धारण को ही नियोजन कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। यहाँ संगठित करने का आशय संगठन के निर्माण से नहीं है। संगठित करने का आशय क्या है? संगठन के निर्माण करने से नहीं है। किसी भी संगठन के उद्देश्य के अनुसार होने वाले कार्यों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से है।
किसी भी संगठन के उद्देश्यों के अनुसार होने वाले कार्यों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से है। संगठन का मतलब क्या है? कार्यों और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से लागू करने से या उनको व्यवस्थित करने से है। समस्त प्रकार के संसाधन, जैसे कौन कौन से होते हैं समस्त प्रकार के संसाधन? समस्त प्रकार के संसाधन जैसे मानव श्रम शक्ति, कॉमा लगाते हैं ना, धन, तकनीक, कच्चा माल तथा मशीन इत्यादि को व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना ही संगठित करना कहलाता है। ये जो संसाधन है, कौन कौन से संसाधन? मानव श्रम शक्ति, धन, तकनीक, कच्चा माल और मशीन, इनको व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना ही संगठित करना कहलाता है। इनको व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना ही संगठित करना कहलाता है। तो ये था दूसरा, ओ ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना। तीसरा है कार्मिकों की व्यवस्था करना, एस फॉर स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना। बिना कार्मिकों के तो किसी भी संगठन को चलाया नहीं जा सकता। कोई भी संगठन बिना कार्मिकों के नहीं चलेगा। तो कार्मिकों की व्यवस्था करना। किसी भी संगठन की सबसे बड़ी पूंजी मानव श्रम शक्ति अर्थात उसमें कार्यरत कार्मिक ही हैं। किसी भी संगठन की सबसे बड़ी पूंजी मानव श्रम शक्ति या उसमें कार्यरत कौन है? उसमें कार्यरत कार्मिक ही हैं। जो कार्मिक उसमें कार्यरत हैं, जो कार्मिक उसमें काम कर रहे हैं, उसमें कार्यरत कार्मिक ही हैं। इन कार्मिकों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, वेतन, वेजेस, पदोन्नति, इंक्रीमेंट तथा स्थानांतरण, ट्रांसफर इत्यादि कार्य प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य जो उनके लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी पूंजी कार्मिकों की व्यवस्था करना। बिना कार्मिकों के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। तो संगठन में कार्मिकों की आवश्यकता होती है। मानव श्रम शक्ति सबसे बड़ी पूंजी है संगठन की। तो तीसरा पॉइंट है कार्मिकों की व्यवस्था करना, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग। स्टाफ के बिना कोई भी संगठन अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। चौथा आता है डी, डायरेक्टिंग, निर्देश देना। डायरेक्टिंग, निर्देश देना। प्रत्येक संगठन में सबसे ऊपर, जो शीर्ष स्थान पर सबसे ऊपर जो अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है, समय समय पर निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको जो सबसे ऊपर बैठा है, जो शीर्ष स्तर पर बैठा है, वो अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को समय समय पर निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। निर्देशन संबंधी जो निर्णय है वो प्राय उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों को दिए जाते हैं। तो डायरेक्टिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना, मतलब निर्देश हमेशा उच्च अधिकारी द्वारा, बड़े अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ या निम्न अधिकारियों को दिए जाते हैं। संगठन के कार्यों को पूरा कराने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, जो मार्गदर्शन दिए जाते हैं, वो उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिए जाते हैं। और इससे ही, इन निर्देशों और मार्गदर्शन से ही संगठन के कार्यों को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय स्थापित करना। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? समन्वय स्थापित करना। बिना समन्वय के किसी भी संगठन को चलाना अत्यंत कठिन है। किसी भी संगठन को बिना समन्वय के नहीं चलाया जा सकता। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। समन्वय नहीं होगा तो कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। समन्वय की आवश्यकता है। यह संगठन के प्रमुख कार्यों में से एक है। संगठन के जितने भी कार्य हैं उसमें सबसे प्रमुख कार्य है कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करना। क्योंकि बिना समन्वय के कार्यों में जटिलता, बिखराव तथा उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि समन्वय नहीं होगा तो कार्यों में क्या होगा? कार्यों में जटिलताएं, बिखराव और उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं तथा सभी इकाइयां, व्यक्तियों और कार्यों में
समुचित सकारात्मक समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता। सकारात्मक समन्वय स्थापित करना है संगठन में तो समन्वय को लाना पड़ेगा। समन्वय के बिना कोई भी संगठन नहीं चल सकता। जब तक कार्मिकों में आपस में समन्वय नहीं होगा, संगठन के कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि किया ही नहीं जा सकता। समन्वय ऐसी कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ती है। तो समन्वय के द्वारा ही संगठन के कार्यों को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। रिपोर्टिंग, उच्च अधिकारी तथा निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय तथा नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी को, जितने भी अधीनस्थ हैं वो अपने उच्च अधिकारी को कार्य में क्या प्रगति हो रही है, बाधाओं तथा सफलताओं से अवगत कराएं। कार्य की प्रगति, बाधाओं तथा सफलताओं से अवगत कराएं और इस हेतु एक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। इस हेतु एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना या प्रतिवेदन देना। रिपोर्ट तैयार करना, एक रिपोर्ट जिसमें कि कार्यों की प्रगति, बाधाएं और सफलताएं तीनों ली जाती हैं। ऐसी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और निम्न अधिकारियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी जाती है। और लास्ट आता है बी, बजटिंग, बजट बनाना। बजट, आय और व्यय का ब्यौरा। आय और व्यय का ब्यौरा एक लाइन का क्वेश्चन है। बजट क्या है? आय और व्यय का ब्यौरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अर्थात किसी भी संगठन को वित्त के बिना नहीं चलाया जा सकता। पैसे के बिना, धन के बिना, वित्त के बिना नहीं चलाया जा सकता। संगठन का संचालन ही वित्त के द्वारा होता है। यदि वित्त नहीं होगा, यदि पैसा नहीं होगा तो संगठन चलाया नहीं जा सकता। संगठन में आय और व्यय का हिसाब लगाना ही बजट कहलाता है। कोई भी संगठन होगा, उसमें कितनी तो आय हुई और उसने कितना खर्च किया, इसका हिसाब रखना ही बजट कहलाता है। तो लास्ट पॉइंट था बजट, बी फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी अपने संगठन में एक परफॉर्मा तैयार करते हैं कि उनको कितनी तो आय हुई और उन्होंने कितना खर्चा किया, आय कितनी हुई और खर्च क्या किया। आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। तो ये था बजटिंग। ये था तीसरा पॉइंट, लूथर गुलिक का पोस्ट कॉल दृष्टिकोण। चौथा दृष्टिकोण जो आता है वो आता है पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण। पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण क्या है? पाठ्य विषय, कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण कल करेंगे।